हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो आज का सेशन है हमारा आदिकाल, है ना। आदिकाल से जुड़ी हुई परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ क्या थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर आदिकाल की प्रवृत्तियाँ और परिस्थितियों के बारे में, तो आदिकाल की समय सीमा से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे संवत 1050 से 993 ईस्वी से संवत 1375 माना है। ओके, कितना माना है? संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक, है ना। कहाँ तक? हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक इन्होंने क्या किया है? माना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है, तो 1050 से 1375। ओके, अगर पूछता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है, तो 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक। ओके, यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन क्या हो गए? रेडी हो चुके। ठीक है, और कहाँ तक मानते हैं? तो हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक। क्यों? कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत में, ठीक है, अगर संवत में पूछता है तो, और अगर ईस्वी में पूछता है तो उसी में 58 क्या करना है हमको? 58 घटा देना है। ठीक है, 58 घटाएंगे तो हमारा ईस्वी में निकल आता है। ओके, 58 घटाते हैं तो हमारा किस में निकलता है? ईस्वी में निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है? 1050 से 993 ईस्वी से संवत 1375। ठीक है, तथा अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक, है ना, उनके समय के कुछ बाद तक। यहाँ पर इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं, ये 700 से 1400 तक मानते हैं। इसके बाद मिश्र बंधु हैं, 643 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक मानते हैं। इसके बाद गणपत चंद्रगुप्त हैं, तो ये 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र 7वीं सदी के मध्य और 763 ईस्वी तक क्या करते हैं? मानते हैं। अब आदिकाल की परिस्थितियाँ ना, नेक्स्ट क्या है? आदिकाल की परिस्थितियाँ हैं। तो राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी? पहले नंबर पे क्या आती है? राजनीतिक परिस्थिति आती है ना। दूसरे नंबर पे धार्मिक परिस्थिति आती है, और तीसरे नंबर पे सांस्कृतिक परिस्थिति आती है। चौथे नंबर पर सामाजिक परिस्थिति आती है, और पांचवें नंबर पर साहित्यिक परिस्थिति आ जाती है, और छठे नंबर पर कलाओं की स्थिति। ठीक है, कलाओं में क्या स्थितियां हुई हैं वो दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति और साहित्यिक परिस्थिति और कलाओं की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति क्या थी? ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति क्या थी, या फिर आदिकाल की परिस्थितियों में क्या शामिल नहीं था, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो आदिकाल में 3 संप्रदायों को विशेष प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, विशेष प्रभाव 3 संप्रदायों का दिखाई देता है: सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। सिद्ध में कितने थे? 84 सिद्ध थे, है ना। आदिकाल की साहित्यिक परिस्थिति क्या थी, है ना। साहित्य इसका कैसा चला था? तो आदिकाल में साहित्य की 3 धाराएं बह रही थी: परंपरागत सांस्कृतिक साहित्य की रचना और प्रकट आभ्रंश भाषा साहित्य का सृजन जैन कवियों कर रहे थे। मतलब जैन कवि जो थे वो साहित्य सृजन कर रहे थे, हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य, और हिंदी में भी साहित्य क्या हो रहे थे? लिखे जा रहे थे। ओके, इसमें हिंदी में भी साहित्य लिखे जा रहे थे। नेक्स्ट क्या है? आदिकाल काव्य की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा एवं
राष्ट्रीय भावना का अभाव था, है ना। तब राजाओं की प्रशंसा तो होती थी लेकिन राष्ट्र की भावना का क्या था, अभाव था, राष्ट्रीय भावना नहीं थी। संदिग्ध रचनाओं की अधिकता, मतलब कि अधिक से अधिक रचनाएं होती थीं। ऐतिहासिकता का अभाव, और ऐतिहासिक का क्या था, अभाव था। युद्धों का यथार्थ वर्णन, मतलब कि ये आदिकाल क्या था, युद्धों का ही काल था। इसमें बहुत ज़्यादा युद्ध हुई और वीर रस का प्रधान था, मतलब वीर रस इसका प्रधान रस था, क्योंकि जहाँ पर युद्ध होते हैं वहाँ पे वीरों की ज़रूरत होती है, तो जाहिर सी बात है कि वीर रस की प्रधानता होगी जरूर, है ना। तो संदिग्ध मतलब रचनाओं की अधिकता थी। ऐतिहासिकता का अभाव था, ऐतिहासिकता जो चीज़ें थी उनको लोग अच्छे से नहीं कर रहे थे, ठीक है। और युद्धों का यथार्थ वर्णन था, लेकिन युद्ध बहुत ज़्यादा हुए। आदिकाल समझो तो पूरा का पूरा आदिकाल युद्धों का काल बन के रह गया, है ना। तो इसलिए ये युद्धों का यथार्थ वर्णन इसमें दिखाई दिया, ठीक है, इसमें आदिकाल की काव्य की प्रवृत्तियों में, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असत्य में पूछ लेता है, ठीक है, असत्य में पूछता है। तो असत्य में हमको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। 5 पॉइंट में से वो 3 ही पॉइंट पूछेगा, चौथा पॉइंट कोई गलत देता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट अगर हमको याद रहेंगे तो हमारा असत्य कथन कभी भी गलत नहीं होगा। कभी सत्य पूछेगा तो कभी असत्य भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर वीर रस का प्रधान, मतलब कि वीर रस उसमें क्या था, प्रमुख था, किसमें, आदि काल के काव्य में। काव्य मतलब जो कविताएं लिखी जाती थी उसमें वीरताओं का था। तो 6 नंबर पे क्या है कि वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन हुआ। तो वीर रस तो था है, उसके साथ साथ श्रृंगार रस का भी क्या हुआ, वर्णन हुआ, ठीक है। और रसों ग्रंथों का भी निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, रसों और ग्रंथों का भी निर्माण हुआ, मतलब कि बड़े बड़े काव्य महाकाव्य भी लिखे गए और रस ग्रंथ भी लिखे गए, जो कि किससे शामिल थे, जो कि प्रेम भावना से शामिल ग्रंथ थे, उन्हें कहते हैं रस ग्रंथ। वीर गाथाओं का सृजन और मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रूपों में हुआ। जो वीर गाथाएं थी जो, तो वो मुक्तक और सृजन दोनों प्रबंध काव्यों में हुई, है ना। और डिंगल भाषा और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है 10 नंबर है कि साहित्य में प्रशिक्षित अंशों का बहुल्य था। अधिक से अधिक अंश उसमें क्या हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे, किसमें, आदिकाल के रचनाओं में, ठीक है, आदिकाल की रचनाओं में। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है कि आदिकाल की प्रवृत्तियों में क्या, कौन सा कथन गलत है, या फिर आदिकाल की निम्नलिखित में से आदिकाल की कौन सी परिस्थितियाँ थीं, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है तो हमें यही 10 पॉइंट याद रखने हैं। अगर ये 10 पॉइंट हमको याद हैं तो समझो हमारा आंसर कोई भी काट नहीं सकता है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू।